नमस्कार। फ्यूचरविल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज, और इसी क्रम में हम जो है आज आपके सामने है सेट 21। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना। विच डायनेस्टी रूल आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी। कई बार यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कई बार पूछते हैं। ठीक है, क्या तुगलक वंश या दिल्ली सल्तनत के बारे में या मुगल काल की सीक्वेंस के बारे में हमारे से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे होंगे किसकी। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुगलक वंश के बाद, किसके बाद में, तुगलक वंश के बाद में। और मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको ये बताना होगा होता है कि कौन सा वंश कब आया, कौन सा वंश कब आया। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पर जो है एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान दो। मैं एक आपको एक कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी के माध्यम से जो है आप पूरे दिल्ली सल्तनत, देखो, जब हम इन वंशों की बात करते हैं, सैयद वंश की बात, खिलजी वंश, मामलुक वंश या लोधी वंश, तो मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है किससे? दिल्ली सल्तनत से। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का मतलब जो है वो क्या होता है? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत, इसका ओवरऑल जब पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो इसका शासन जो है वो कब से कब, वो 1206 से लेकर 1526 तक रहा। कब तक रहा? 1526। और फिर आप आगे जानते हो 1526 में क्या पानीपत का युद्ध हुआ, और पानीपत के युद्ध के बाद में जो है गुलाम वंश सत्ता में आ गया। ठीक है, सॉरी, गुलाम वंश नहीं, मतलब जिसको हम क्या बोल रहे होंगे, मुगल वंश सत्ता में आ गया। क्या सत्ता में आया? मुगल वंश। तो दिल्ली पर जो शासन किया था, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सीक्वेंस से, ठीक है, ध्यान दियो भाई। देखो भाई, सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं, मैप के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे किसकी? दिल्ली की। ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? ये भारत का क्षेत्र है। और भारत के क्षेत्र में ये वाला पॉइंट जो है ये किसका है? ये आपकी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। और मेरे प्यारे बच्चे, दिल्ली पर जो शासन हो रहा है बाहरी, यदि हम मुस्लिम शासकों की बात करें, तो मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर दो ने शासन किया। ठीक है, एक वंश तो जाता, वो कौन सा था? एक को तो हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर शासन किसका हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासन। किसका आया? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद में जो शासन आया, जिसको हम सामान्यतः क्या बोल देते हैं? ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं मुगल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? मुगल डायनेस्टी। क्या बोलते हैं यहाँ पर? दिल्ली डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे होते हैं, तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो कब से शुरू हो रहा है? 1206। ठीक है, 1206 से लेकर, आप इसको याद रखना, 1526। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये दो डेट जो है, एक तो क्या 1206, और दूसरी डेट जो है वो क्या है? 1526। दोनों ही याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे का मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको याद अभी करवा दूंगा। ठीक है, और 1526 के बाद में जो है क्या, 1526 के बाद में यहाँ पर जो है मुगलों का शासन भारत में स्थापित होता है। और जो 1857 में, यानी कि 1857 की क्रांति के साथ, बहादुर शाह जफर का आपने नाम सुना होगा, बहादुर शाह के साथ में ये शासन खत्म होता है। तो अभी के लिए आप दो पॉइंट याद रखना। दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली पर दो बड़े बाहरी देशों ने शासन किया है, मुस्लिमों ने शासन किया है, एक तो दिल्ली सल्तनत और एक मुगल डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हो रही है? 1206 से। तो आइए हम बात कर रहे होंगे दिल्ली सल्तनत की। किसकी बात कर रहे होंगे? दिल्ली सल्तनत की। तो यहां पर आप एक चीज याद रखना। ठीक है, मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, गुल खिलाकर। गुल क्या का? गुल खिलाकर। ठीक है, ठूस लो। क्या कर लो? ठूस लो भाई। ठीक है, गुल खिलाना तो आप जानते हो। ठीक है, गुल खिलाना तो आप जानते हो। ठीक है, जानते हो सब, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और गुल खिलाकर क्या कर लो? ठूस लो। क्या कर लो भाई? ठूस लो। और भाई साहब क्या हो जाओ? ठीक है, और हो जाओ आप 9 2 14 हो जाओ। क्या हो जाओ?
ठीक है, 9 2 14। पहले आप समझते हो 9 2 11 नहीं होते हैं, 9 2 क्या होते हैं, 14 होते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में क्या होना है, 9 2 14 होना है, 9 2 11 नहीं होना है। और 9 2 14 होके जो है, ठीक है, कितने रुपए लेकर भग जाना है आपको, 51 रुपए। कितने रुपए है, 51 रुपए लेकर भग जाना है। मेरे प्यारे बच्चे, ये तरीका है पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में कौन शासन आया, कौन सा वंश आया, उसको याद रखने का तरीका है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला कि दिल्ली सल्तनत के लोग आए, यानी कि मुस्लिम आए, और हमारे को गुल खिला के, क्या, गुल खिलाकर भारत को लूट लिया, यानी कि भारत को क्या कर लिया इसने, उन्होंने ठूस लिया। क्या कर लिया, ठूस लिया। तो गुल से सबसे पहले याद रखना गुलाम वंश। कौन सा वंश आएगा, गुलाम वंश। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे, गुलाम वंश को हम, ठीक है, मामलुक या ममलुक, कौन सा वंश बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी या मामलुक वंश भी हम इसको बोलते हैं। आगे ध्यान दी ना, उसके बाद में मैंने क्या बोला, मैंने बोला खिलाकर, गुल खिलाकर। तो खिला से दूसरा वंश आप याद रखना, कौन सा आया भाई, खिलजी वंश। कौन सा आया, खिलजी वंश आ रहा है। ठीक है, कौन सा आया, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद में हमने क्या बोला, ठूस लो। ठीक है, तो तैसे क्या, ठीक है, TU 2। ठीक है, इससे हमने क्या याद किया, इससे याद किया हमने तुगलक वंश। कौन सा वंश, तुगलक वंश। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान देना, तुगलक तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी के बाद में जो है कौन सा आ रहा है, सैयद वंश। कौन सा आ रहा है, सैयद वंश आ रहा है। ठीक है, सैयद वंश। ठीक है, और सैयद वंश के बाद में कौन सा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, लोधी वंश। कौन सा वंश आ रहा है, लोधी वंश आ रहा है। ठीक है, लोधी वंश आ रहा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, तो यहां पर आप ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, ये जुगाड़ याद रखना, याद करने का क्या, कि गुल खिलाकर क्या कर लो, ठूस लो। ठीक है, गुल खिलाकर क्या कर लो, ठूस लो, और 9 2 क्या हो जाओ, 14 हो जाओ, 9 2 14 हो जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चे, 9 2 14 का क्या मतलब है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। 9 2 14 का मतलब जो है वो क्या है भाई, इसका मतलब समझने की कोशिश करना। ठीक है, ध्यान दो भाई। अभी अभी मैंने क्या बोला कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हो रही है, मेरे प्यारे बच्चे, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो है वो कब से हो रही है भाई, आपने क्या बोला, 1206। कि सर कब से हो रही है, 1206। तो मैंने यहां पर बोला नो, क्या बोला, नो। तो नो के आगे क्या लगा दो, जीरो लगा दो। नो के आगे क्या लगा दो, जीरो लगा दो। तो यहां पर क्या बन गया, 1290। इसका मतलब जो है गुलाम वंश, क्या, गुलाम वंश का शासन कब से लेकर कब तक है, 1206 से लेकर 1290 तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मामलुक वंश भी बोलते हैं। और उसके बाद में खिलजी वंश। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब गुलाम वंश के बाद में, क्या, गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आ रहा है, खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल कर आता है, क्या, इसका मतलब ये निकल कर आता है कि ये शुरुआत कहां से हो रही होगी, कि सर 1290 से शुरू हो रहा होगा। ठीक है, 1290 से लेकर यहां पर आप जो है, क्या, दो के आगे वो, मैं 9 के आगे क्या लगाया, जीरो, तो 2 के आगे भी क्या लगा दो, जीरो। तो 1290 से लेकर जो है 1320, 1290 से लेकर 1320 कौन सा वंश रहा, खिलजी वंश। और उसके बाद में 9 2 क्या होना था, 14 होना था। ठीक है, उसके बाद में आप याद रखना तुगलक वंश के लिए, किसके लिए, तुगलक वंश के लिए याद रखना कि 1320 से लेकर, क्या, 1320 से लेकर जो है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 14 से 14। ठीक है, 1314 याद मत रखना, क्योंकि आगे 14 आने का मतलब क्या होगा, 1414, क्योंकि आप क्या हुए थे, 9 2 14 हुए थे। ठीक है, तो 1320 से लेकर, 1320 से लेकर 1414 तक कौन सा वंश है, तुगलक वंश है। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में एक बात बताओ, सैयद वंश कब से शुरू हो रहा होगा, कि सर ये 14 से शुरू होगा, कब से कब शुरू होगा, 14 से शुरू होगा। ठीक है, और मैंने आगे क्या बोला, 51। क्या बोला मैंने, 51। तो मेरे प्यारे बच्चे, 14 से लेकर 1451 तक, क्या, 1451 तक जो है कौन सा वंश आ रहा है, सैयद वंश। उसके बाद में जो है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे होंगे लोधी वंश की। लोधी वंश का शासन कब से रहा होगा, कि सर ये 1451 से शुरू होगा, और एंड कब हो रहा है, 1526 में। मेरे प्यारे बच्चे, कब एंड हो रहा होगा, 1526 में। तो ये याद रखने का जुगाड़ है भाई साहब। ठीक है, आप हर बार डेट भूल जाओगे, हर बार कौन सा वंश कब आएगा, तो सिंपल सा याद रखो ना, कि गुल खिलाकर क्या कर लो, ठूस लो। ठीक है, गुल खिलाकर क्या कर लो, ठूस लो, और 9 2 क्या हो जाओ, 14।
भाई ऐसे तो गुल खिलाकर सामने वाला जो है फ्रॉड फ्रॉड के इंजाम में मार देगा आपको। तो 9 2 क्या होना, 14 होना, ठीक है। और लूटपाट कितने रुपए की मचानी, 51 रुपए की। कितने रुपए की, 51। तो गुल से क्या याद रखोगे, गुलाम वंश। खिला से क्या याद रखोगे, खिलजी वंश। हुस, ठीक है, TUS, TU से क्या याद रखोगे, तुगलक वंश। एस से क्या याद रखोगे, सैयद वंश। और लो से क्या याद रखोगे, लोधी वंश। नो से क्या याद रखोगे, 90। नो के आगे जीरो लगा देना और दो के आगे भी क्या लगा देना, जीरो। तो एक तो क्या बन जाएगा भाई, 1320 बन जाएगा। और एक क्या बन जाएगा, 1290। और 9 2 क्या होना, 14 होना, यानी कि 14 से 14। और उसके बाद में एक 51, ठीक है। उम्मीद है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन आया। तो मेरे प्यारे बच्चे, मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और कौन सा वंश आया, सैयद वंश। तो सैयद वंश, कौन सा वंश आता है मेरे प्यारे बच्चे, तुगलक वंश के बाद में आता है सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद वंश, ठीक है। आप ये याद रखना भाई साहब, सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश का कई बार संस्थापक पूछ लेता है, तो आप याद रखना कौन है, खिज्र खा। कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चे, खिज्र खा। सैयद वंश का संस्थापक कौन, कौन है, खिज्र खा। उसके बाद में कई बार जो है खिलजी वंश का संस्थापक पूछ लेगा, तो आप याद रखना जलालुद्दीन खिलजी, जेके। कौन, जेके। और इसका भतीजा या दामाद कौन था, वो एके था। कौन था, एके, यानी कि जेके के कौन, जेके के बाद में कौन आया, एके आया। तो आप याद रखना खिलजी वंश, क्या, खिलजी वंश, क्योंकि लास्ट में क्या लग रहा है, जी, तो जी से जेके, क्या, जेके, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश की याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना, ठीक है। उसके बाद में लोधी वंश, क्या, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। कौन सा लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है। ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। तो मैं आपको समझा चुका हूं दिल्ली सल्तनत में कौन सा सल्तनत सबसे पहले आया, ठीक है, और उसकी डेट कौन कौन सी डेट रही, और मैं इसके संस्थापकों के बारे में भी आपको अच्छे से बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद है इससे रिलेटेड यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे एग्जाम में, उम्मीद है आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो है फोड़ डालोगे भाई साहब। और देखो भाई, जब तक फोड़ोगे नहीं तब तक एग्जाम निकलेगा नहीं। और फोड़ेंगे कैसे, ऐसे कैसे फोड़ेंगे, कैसे फोड़ेंगे, ऐसे फोड़ेंगे, गुल खिलाकर, क्या खिलाकर, गुल खिला के। आ जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिल्ली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे ध्यान देना, यहां पर बोला जा रहा है द टर्म उलेमा ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज एसोसिएटेड विथ। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान देना, दिल्ली सल्तनत के दौरान की बात की जा रही है। मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। और इस समय उलेमा जो वर्ड था उसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, चीफ कमांडर्स, पोस्टल ऑफिसर, लर्न, ठीक है, थियोलॉजिकन्स, द ट्रस्टीज एंड, ठीक है, स्क्राइबीज। यानी कि यहां पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द से संबंधित है ग्राम राजस्व अधिकारी, प्रमुख कमांडर, डाक अधिकारी होता था, या विद्वान धर्मशास्त्री होता था। तो मेरे प्यारे बच्चे एमटीएस का, एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपसे, ठीक है। तो आइए डिटेल से समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति होता था खलीफा। मान लो ये पूरा विश्व है, क्या है ये, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझिए, मैं दो कंसेप्ट आपको क्लियर करने जा रहा हूं। एक तो होता है खलीफा और एक होता है उलेमा। क्या होता है, उलेमा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, एक तो होता है क्या, खलीफा, एक तो क्या होता है, खलीफा। और एक आपको अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उलेमा। क्या, उलेमा, जो इस क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, क्या, हम बात कर रहे होंगे किसकी, उलेमा की। आइए देखते हैं खलीफा क्या होता है और उलेमा क्या होता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक यहां पर जो है पूरे वर्ल्ड का यानी कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का मैप यहां पर शो कर रहा हूं, ठीक है। मान लो ये विश्व के अलग अलग क्षेत्र है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि सर ये विश्व के अलग अलग क्षेत्र है, विश्व के क्या है, अलग अलग क्षेत्र। और इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में जो है वहां पर शासन कौन कर रहा है, मेरे प्यारे, सॉरी, शासन नहीं, यहाँ पर इस्लामिक लोग है। कौन है, यहाँ पर इस्लामिक
लोग रहते, यानी कि इस्लाम को फॉलो करने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में, यानी कि विश्व में, क्या विश्व में जो है, जो जो इस्लाम को फॉलो करता है, क्या जो जो इस्लाम को क्या करता है, फॉलो करता है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में होंगे, पूरी दुनिया में होंगे। अब आप ध्यान देना, इस्लाम में, किसमें, इस्लाम का सर्वोच्च, ऐसे याद रखना है इसको, कि इस्लाम का सर्वोच्च, यानी कि सबसे बड़ा, सुप्रीम, ठीक है, क्या सुप्रीम, इस्लाम का सुप्रीम क्या क्या, सर्वोच्च क्या क्या हो सकता है, एक तो पॉलिटिकल हो सकता है, और एक रिलीजियस हो सकता है। क्या हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, यानी कि धार्मिक, और राजनीतिक। इस्लाम का धार्मिक और राजनीतिक, मेरी बात ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आप ध्यान रखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम का सर्वोच्च, यानी कि इस्लाम का सुप्रीम राजनीतिक और धार्मिक गुरु, राजनीतिक और धार्मिक गुरु, ठीक है, किसका, इस्लाम का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खलीफा। क्या कहा जाता है भाई, खलीफा कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये खलीफा जो है, ये मोहम्मद साहब, क्या, जो इस्लाम का, ठीक है, इस्लाम के सर्वोच्च व्यक्ति है, ठीक है, भगवान है, उसको कौन क्या बोलते हैं, मोहम्मद साहब। ऐसा माना जाता है कि जो खलीफा होता है वह मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होता है, मोहम्मद साहब का क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। और ये इंश्योर करता है कि पूरी दुनिया में, खलीफा क्या ध्यान रखता है, खलीफा ध्यान रखता है कि पूरी दुनिया में शासन किस हिसाब से हो, पूरी दुनिया में शासन हो सरिया के हिसाब से, किस हिसाब से हो, सरिया के हिसाब से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खलीफा जो है वो इस्लाम का सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक गुरु है, और ये ध्यान रखता है खलीफा कि पूरी दुनिया में सरिया के हिसाब से क्या हो, शासन हो, क्या हो, शासन हो। तो आगे ध्यान दीजिए, अब खलीफा तो कहाँ है, टर्की में, खलीफा जो कहाँ रहता है, वो वर्तमान तुर्की में, ठीक है, टर्की में रहता है, ठीक है। और भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में आगे जाके हम बात भी कर रहे होंगे, जहां हमने एक आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, 1919 में, कौन सा, खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो वो इसी के पद को लेकर हुआ था, और यही कारण था कि अली बंधुओं ने, यानी कि तो अली बंधु, यानी कि भारत में दो मुस्लिम व्यक्ति थे, अली बंधु, ठीक है, शौकत अली, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसी वजह से क्या किया था, आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन। तो ये आगे जाके हम बात कर रहे होंगे। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं कि खलीफा ये ध्यान रखता है कि पूरी दुनिया में शासन किस हिसाब से हो, सरिया के हिसाब से हो, किस हिसाब से, सरिया। अब मेरे प्यारे बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि सरिया क्या होता है। तो सरिया जो है इस्लाम का सर्वोच्च धर्म ग्रंथ। अभी के लिए इतना सा समझो कि ये क्या है, ये धर्म ग्रंथ है, क्या है, धर्म ग्रंथ है, ठीक है। इसमें अलग अलग ग्रंथ आते हैं इस्लाम के, ठीक है। सरिया समझ, अभी के लिए क्या समझो कि इस्लाम का सर्वोच्च धर्म ग्रंथ है, कानूनों का जो संग्रह होगा इस्लामी कानूनों का, उसे क्या कहते हैं, सरिया। अब खलीफा जो है, खलीफा जो है ये ध्यान कैसे रखता है कि पूरी दुनिया में जो है इस्लामिक सरिया के हिसाब से शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए कौन कौन काम करता है, उलेमा, कौन काम करता है, उलेमा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खल जो है उलेमा अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कि हो सकते हैं सर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उलेमा हो सकते हैं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे, उलेमा कौन हो गया, ये धार्मिक गुरु हो गया। उलेमा कौन होता है, धार्मिक गुरु होता है। और उलेमा क्या ध्यान रखता है मेरे प्यारे बच्चे, उलेमा उलेमा ये ध्यान रखता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जो है वहां पर शासन कैसे हो, सरिया के हिसाब से हो, ये कौन ध्यान रखता है, उलेमा। और सरिया में क्या क्या होगा, ठीक है, और पूरी दुनिया में शासन कैसा होगा, ये कौन ध्यान रखता है, खलीफा। कौन ध्यान रखता है मेरे प्यारे बच्चे, खलीफा। तो आगे बढ़ते हैं अपन, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना, इसका संबंध किससे था, धर्मशास्त्री, क्या था,
धर्मशास्त्री से इसका संबंध था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था। मेरे प्यारे बच्चे बहुत शानदार, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है कि इब्न बतूता, कहाँ किसकी बात कर रहा हूं मैं, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होंगे इब्न बतूता की, इब्न बतूता, ठीक है, तो इब्न बतूता जो है वो कहाँ का था मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको जो है एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इब्न बतूता कहाँ पर का था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अफ्रीका का यहाँ पर एक देश है, और उस इस देश का नाम है मोरक्को। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे, इसका नाम है मोरक्को। क्या नाम है, इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे मोरक्को। और मोरक्को में एक शहर है तेंजियर। मोरक्को में कौन सा शहर है एक, मेरे प्यारे बच्चे मोरक्को में एक शहर है तेंजियर। कौन सा शहर, तेंजियर। ठीक है, वहां पर जन्म होता है किसका, इब्न बतूता का। किसका जन्म होता है, इब्न बतूता का। कि सर हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, हम इसके बारे में एग्जामिनर क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इब्न बतूता जो है वो सरिया का विशेषज्ञ था। अब मेरे प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सरिया तो सुना सुना लग रहा है, सुना सुना कौन सा, वो वाला। तो सुना सुना लग रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल कर आता है कि जस्ट अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सरिया का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इब्न बतूता जो है था वो सरिया का विशेषज्ञ था। सरिया का क्या था, विशेषज्ञ। ठीक है, सरिया का स्पेशलिस्ट था। कुल मिलाकर ये जो है ये सरिया के बारे में इसको अच्छा नॉलेज था। इब्न बतूता जो है एक यात्री था, एक ट्रेवलर था। ठीक है, जब भारत में तुगलक वंश चल रहा था, कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, तुगलक डायनेस्टी चल रहा था। ठीक है, उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक का तुगलक जो है वो कहां पर शासन कर रहा था, दिल्ली में। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर है दिल्ली, यहां पर क्या है, दिल्ली, दिल्ली। और दिल्ली में जो है शासन किसका है, दिल्ली में शासन जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। किसका शासन है बच्चे, कि सर मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पर शासन था। ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब कौन, इब्न बतूता। ये अफ्रीका, क्या, अफ्रीका, मिस्र यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया, इसके बाद से मिस्र, मिस्र से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, और उत्तरी अफ्रीका से होते हुए मध्य एशिया, मध्य एशिया से घूमते घूमते ये कहाँ आता है मेरे प्यारे बच्चे, ये इंडिया में आता है। और इंडिया में आता है ये दिल्ली में, कहाँ पर आता है, दिल्ली में। और इसी समय दिल्ली में किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है जितने भी इस्लामिक कानूनों के विशेषज्ञ था, या जितने भी कवि थे, साहित्यकार यानी कि जो लिटरेचर में जिनको नॉलेज था, कुल मिलाकर स्कॉलर्स जितने भी थे वो इसको बहुत ज्यादा पसंद थे। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। अब भाई साहब कौन आ गया, इब्न बतूता इंडिया में आया। इंडिया में आते ही जो है पसंद आ गया इसका ज्ञान, क्योंकि इब्न बतूता जो है सरिया का क्या था, विशेषज्ञ था। तुगलक ने कहा कि अरे यार भाई साहब कहाँ भटक रहा है तू, कहाँ भटक रहा है, आजा। ठीक है, आजा, मैं तेरे को यहाँ पर जो है क्या बना देता हूँ, मैं यहाँ पर तेरे को काजी बना देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे काजी, काजी कौन होता था, न्यायाधीश होता था। दिल्ली सल्तनत में काजी जो है वो क्या होता था, न्यायाधीश होता था। और भाई साहब 1333 की बात कर रहा हूं मैं, कब की बात कर रहा हूं, 1333 की बात कर रहा हूं। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, किसको, किसको बना दिया, इब्न बतूता को जो है वो दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। जबकि इब्न बतूता जो था वो क्या था, भारत जो भारत में एक ट्रेवलर्स के रूप में आया था, यात्री के रूप में आया था। और भाई साहब जो है ये बहुत घुमक्कड़ टाइप का आदमी था। ये कुछ वर्ष बाद में जो है विश्वास खो देता है।
ठीक है, कौन विश्वास खो देता है? इब्न बतूता काजी के पद पर विश्वास खो देता है, फिर ये भग के चला जाता है चाइना। चाइना से वापस लौटकर कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इंडिया को जानने के लिए आया था और इंडिया के लिए उन्होंने एक बुक लिखी, इब्न बतूता की एक पुस्तक थी, यानी कि इनका यात्रा वृतांत। ठीक है, यात्रा वृतांत। मेरे प्यारे बच्चे, इब्न बतूता का जो यात्रा वृतांत था, क्या इब्न बतूता ने एक यात्रा वृतांत लिखी जिस जो किससे संबंधित था? जो भारत से संबंधित था, यानी कि भारत में दिल्ली सल्तनत था उससे संबंधित था। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, तो मेरे प्यारे बच्चे से हो नहीं सकता। ईरान, मंगोलिया, मोरक्को। किससे संबंधित था? मोरक्को। और मोरक्को में कहां से? तेंजियर से। मोरक्को में कहां से? तेंजियर से ये था। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको इब्न बतूता के बारे में फुल डिटेल के साथ आपको समझा पाया हूंगा। ठीक है, आगे अपन बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें इसमें आप दो पॉइंट याद रखना कि किसके समय भारत आया था, कौन सा पद दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और कब दिया था? 1313 में। और ये किसके लिए जाना जाता था? ये सरिया की विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ द लेक्चर्स कॉल्ड बिजक इज द रिटन बाई। बिजक नाम आपका सुना सुना लग रहा होगा आपको। मेरे प्यारे बच्चे, बीजक का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रखा है, गुरु नानक, रामानुज, कबीर, दादू दयाल। तो मेरे प्यारे बच्चे, बीजक का संबंध जो है वो किससे था? कबीरदास जी से। किससे था? कबीरदास जी से। ठीक है, ऑप्शन यहां पर हम बात कर लेता हूं कि बीजक जो है, क्या बीजक जो है, बीजक में तीन चीजें आती थी, यानी कि छोटी छोटी कुछ ग्रंथ इसमें आते थे, जिसको हम बोलते हैं साखी, सबद, साकी, सबद और रमेनी। साकी, सबद और रमेनी, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साकी, सबद, रमेनी, इसका संबंध किससे है? बीजक से। और बीजक किसने लिखा था? ठीक है, यानी कि सॉरी, बीजक तो एक ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ है, पूरी पुस्तक है। इसके अलग अलग भाग है, जिसको क्या कहते हैं? साकी, सबद, रमेनी। और ये इसका संबंध किससे है? इसका इसका संबंध जो है वो किससे है? कबीरदास जी से। किससे है? कबीरदास। कबीरदास आप जानते हो, इन्होंने जातिवाद का विरोध किया था, रूढ़िवादी व्यवस्था का विरोध किया था, ऊंच नीच इन सारी व्यवस्थाओं का विरोध किया था। और इनका संबंध जो है वो कब था? इनका संबंध था मेरे प्यारे बच्चे 15वीं शताब्दी। कब है? 15वीं शताब्दी। और भारत में जो है इनको क्या, भक्ति आंदोलन, कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट, यानी कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन थे? कबीरदास जी। कौन थे? कबीरदास जी। इसके लिए भी एक ऑप्शन दे रखा है, गुरु नानक है। हम जान लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक्स जान लेते हैं। तो इनके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है गुरु नानक जी के लिए, तो वो पहला है कि सिख धर्म की स्थापना। याद रखना भाई, सिख कौन सी की? जब हम बात कर रहे होंगे सिख धर्म, सिख धर्म की स्थापना या सिख धर्म का संस्थापक, सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? मेरे प्यारे बच्चे कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। इनके लिए एक पॉइंट याद रखना, सिखों के पहले गुरु, सिखों के क्या, सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। मेरे प्यारे बच्चे कौन थे? गुरु नानक देव। और सिखों के ये तो कौन से थे? पहले गुरु। ठीक है, पहले गुरु याद रखना, गुरु नानक देव थे। और सिखों के अंतिम गुरु कौन से गुरु? अंतिम गुरु जो है वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मेरे प्यारे बच्चे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मैंने अभी अभी क्या बताया भाई, सिखों में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। इसका मतलब अंतिम गुरु का मतलब क्या है?
10वां गुरु, सिखों का कौन सा गुरु? 10वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। मेरे प्यारे बच्चे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। इसके अलावा आप जो है सिख धर्म, इसकी में एक पॉइंट और याद रखना, सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के जब गुरु की बात करते हैं तो पांचवें गुरु का भी कई बार नाम आता है। पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु। मेरे प्यारे बच्चे, जो याद करने वाली चीज है, जो एग्जाम में बार बार पुटअप की जाती है, मैं आपको वो चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। सिखों के पांचवें गुरु थे, वो कौन थे? वो मेरे प्यारे बच्चे अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु कौन? अर्जुन देव। मेरे प्यारे बच्चे, समझ में बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, गुरु नानक देव ये पहले गुरु थे, ये इसलिए ये क्या माने गए? ये सिख धर्म के संस्थापक माने गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना गुरु नानक देव। कौन से गुरु थे? पहले गुरु थे। कौन से गुरु थे? पहले गुरु। उसके बाद में याद रखना, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी की थी। इन्होंने किसकी रचना की थी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी की थी। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिखों की जो सर्वोच्च बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब का संबंध किससे है भाई? गुरु नानक देव से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, और ये एग्जामिनर के हिसाब से याद रखना भाई। धर्म यानी कि बौद्धिज्म, जैनिज्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और ये वाला पूरा मामला जिसमें हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की, ये एसएससी ही नहीं, दुनिया के, भारत के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। इसलिए आप याद रखना, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखोगे कि पहले थे तो इसलिए इन्होंने ये इसको क्या बताया? इसको क्या बताया? सिख धर्म का संस्थापक। और इन्होंने सिख धर्म की सबसे बड़ी जो पुस्तक है, ठीक है, कौन सी? गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी भी रचना किया। इसके बाद में याद रखना, अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। पांचवें गुरु याद रखना, गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है रामानुजा। क्या दे रखा है? रामानुजा। तो रामानुजा का संबंध इसमें से, इससे संबंधित एक पॉइंट याद रखना। क्या? रामानुजा से संबंधित एक पॉइंट याद रखना, रामानुज। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्टता द्वैतवाद, क्या? विशिष्टता द्वैत, ड्यूअलिज्म, ठीक है, विशिष्टता द्वैतवाद का संबंध किससे था? रामानुज से। किससे था? यानी कि इनका जो दर्शन था, इनकी फिलोसॉफी थी, किसकी? रामानुज की। वो फिलोसॉफी को क्या कहते हैं हम? विशिष्टता द्वैतवाद। इसके अलावा इसका संबंध था शैव धर्म से। किससे था मेरे प्यारे बच्चे? शैव धर्म से था। और ये जो है दक्षिण भारत में, क्या? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था, उस भक्ति आंदोलन से ये संबंधित थे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे दादू दयाल, दादू दयाल तो भाई साहब जो है दादू पंथी, इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, दादू दयाल ने, जिसको हम बोलते हैं दादू पंथ। क्या? दादू पंथ। और मेरे प्यारे बच्चे, ये अहमदाबाद गुजरात के थे, परंतु इन्होंने अपना कार्य कहाँ किया? जयपुर में किया। कहाँ किया मेरे प्यारे बच्चे? जयपुर में किया। और उन्होंने यानी कि दादू दयाल ने एक पंथ की स्थापना किया। उस पंथ का नाम क्या था? दादू पंथ, जिसे हम कई बार क्या बोल देते हैं? इसके शिष्यों को हम बोल देते हैं दादू पंथी। मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कबीर दास जी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनका संबंध किससे है? बिजक से। उम्मीद है मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाया। यानी कि ये मेरा उद्देश्य सिर्फ ये क्वेश्चन लेकर आना नहीं था, बस कि इसके इर्द गिर्द जितने भी पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन बनने की, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ। उसके बाद में बात कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो, ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, ठीक है, डैश डैश वॉज द लैंड दैट हैज बीन बेरेन। यहां पर एक शब्द याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, बेरेन फॉर 3 और 4 ईयर्स। तो उसको हम क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं।
या फिर परोती कहते हैं, या पोलज कहते हैं, या फिर चाचर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर काल में, यानी कि ये व्यवस्था जो है यहाँ पर बोला जा रहा है स्पष्ट रूप से कि अकबर के शासनकाल में। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुगल बादशाह कौन, मुगल काल की बात कर रहा हूं, ठीक है, मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह अकबर कौन था, अकबर था, ठीक है। और जब अकबर आया था तो अकबर के समय, ठीक है, किसके समय, अकबर के समय भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त के रूप में, या राजस्व, क्या, सिंपल सा सोचो, राजस्व अकबर के समय राजस्व विभाग जो था, कौन सा विभाग मेरे प्यारे बच्चे, राजस्व विभाग जो था वो किसके पास था, वो टोडरमल के पास था। याद रखना भाई साहब, टोडरमल, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि अकबर के शासन काल में टोडरमल के पास में जो है कौन सा विभाग था, राजस्व विभाग था। और मेरे प्यारे बच्चे, जब हम राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उस समय रेवेन्यू कहां से आता था, जमीन से। इसलिए इन्होंने कुछ भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था लागू किया। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अकबर के समय भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था का प्रचलन किसने किया, टोडरमल ने, किसने किया, टोडरमल में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन्होंने जो है भूमि को अलग अलग भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, अलग अलग भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो कंप्लीट अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में विभाजित किया गया मेरे प्यारे बच्चे। तो हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल से समझ रहे होंगे, एक एक करके हम इसको डिटेल से समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, आप याद रखना, यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे किसकी, पोलाज की, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंजर की। तो मेरे प्यारे बच्चे, बंजर कौन सी भूमि होती है, जो बहुत टाइम से, यानी कि लंबे समय से अनुपजाऊ है, क्या, लंबे समय से, लंबे समय से क्या है, अनुपजाऊ है, अनफर्टिलाइज, लंबे समय से अनुपजाऊ है, ऐसे ही पड़ी है, ठीक है, ऐसे ही पड़ी है। आगे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद में यहां पर बोला जा रहा है परोती, क्या, परोती। तो ये ऑप्शन काट दो, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 वर्ष की बात नहीं हो रही है। लंबे समय तक जो भूमि पड़ी है उसको क्या बोलते हैं, बंजर, परोती। परोती मेरे प्यारे बच्चे कौन सी भूमि होती है, परोती जो है, इसकी भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने जो है 2 या 3 वर्ष के लिए, क्या, 1-2 वर्ष के लिए या 2 या 3 वर्ष के लिए हमने क्या छोड़ रखी है, उसको खाली छोड़ रखी है, उसको हम क्या बोलेंगे, परोती। तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे पोलाज और चाचर, क्या बोल रहे होंगे, पोलाज और चाचर। तो मेरे प्यारे बच्चे, अकबर के काल में, यानी कि टोडरमल की भू राजस्व या भूमि बंदोबस्त के तहत ऐसी भूमि, क्या, ऐसी भूमि जो 3 से 4 वर्ष, क्या, 3 से 4 वर्ष के लिए क्या है, खाली रखी हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है भूमि, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम पोलज, क्या कहेंगे, पोलाज या पोलज हम कहेंगे। चाचर वह भूमि है जो रेगुलर रूप से, क्या, जो रेगुलर रूप से क्या है, उपजाऊ है, इसको हमेशा उपयोग में कर रहे हैं, डेली बेसिस पर हम क्या ले रहे हैं, इसको उपयोग में ले रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी भूमि क्या कहलाएगी, चाचर कहलाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलज, क्या हो जाएगा, पोलज, यानी कि राइट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज द बिल्ट बाय द काकतीय वंश या काकतीय डायनेस्टी, ठीक है, गोलकोंडा, रायगढ़, निमराना, ठीक है, और पन्हाला। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फोर्ट है जो काकतीय, क्या, काकतीय डायनेस्टी के द्वारा बनाया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है गोलकुंडा, कौन सा है, गोलकुंडा। तो गोलकुंडा कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे, देखो भाई साहब, नाम में ही स्पष्ट है, गोलकोंडा, क्या, कोंडा। तो कोंडा तो आप जानते ही हो, ठीक है, कोंडा तो सांप होता है, क्या होता है, सांप होता है। और सांपों का काका, यानी कि जो आप सर्प देखते हो, क्या, जो सर्प देखते हो, उस सर्प का काका कौन होता है, कोंडा, नाम सुना है ना आपने, ठीक है।
सांपों का काका कौन होता है भाई? कोंडा। तो ऐसे याद रखना इसको मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना। सांपों का काका कौन? कोंडा। तो काका से क्या याद रखोगे? काकतिया। क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे? कि सर हम इससे याद रखेंगे काकतिया। कौन सा? काकतिया। और कोंडा से क्या याद रखोगे? कोंडा सांप कैसा होता है? बिल्कुल गोल मटोल होता है। गोल मटोल का मतलब ऐसे पाइप की जैसे होता है कि नहीं होता? लंबा सारा, मोटा सारा। ठीक है, तो इसको याद रखना, गोल कोंडा। कोंडा के आगे क्या लगा देना? गोल कोंडा। ठीक है। और गोलकोंडा आपको पता है दक्षिण भारत में, इसका मतलब गोलकोंडा का संबंध किससे होगा? दक्षिण भारत से, क्योंकि वो कैसे होते हैं? मोटे मोटे होते हैं भाई साहब। कैसे होते हैं? मोटे मोटे। तो याद रखना, हैदराबाद। क्या? हैदराबाद, तेलंगाना। मेरे प्यारे बच्चे याद रख के चलना कि गोलकुंडा का जो किला है वो कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना। इसकी स्थापना किसने की थी? मेरे प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना की थी काकतीय वंश ने। किसने? काकतीय वंश ने इसको क्या किया था? इसकी स्थापना की थी, इसका निर्माण करवाया था। ये आप पॉइंट याद रखना, याद हो जाएगा। और भाई साहब, जिसको जो कोहिनूर हीरा था ना, क्या? कोहिनूर हीरा। ठीक है, कोहिनूर। ठीक है, कोहिनूर डायमंड जो था, कोहिनूर डायमंड का संबंध मेरे प्यारे बच्चे किससे था? ठीक है, इसका संबंध मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, वो गोलकुंडा से ही था। यानी कि जो कोहिनूर कहाँ गया था? ब्रिटेन गया था। वो कहाँ से गया था? कि सर ये गोलकुंडा से गया था। कहाँ से गया था? गोलकुंडा से गया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप ये 3 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट कौन सा याद रखोगे? कि गोलकुंडा का फोर्ट कहाँ पर है? कि सर ये जो है ये कहाँ पर है? ये है मेरे प्यारे बच्चे हैदराबाद या तेलंगाना में। उसके बाद में आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्या? कि सर ये जो है कौन से वंश का संबंध था? काकतिया। और लंबे समय तक इसको याद रखने का तरीका मैं ये बता चुका हूँ कि सर्पों का काका कौन होता है? कोंडा। कौन होता है भाई? कोंडा। कोंडा से याद रखना गोलकोंडा, और काका से याद रखना क्या? काकतिया। क्या याद रखोगे? काकतिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं एक बार इन मोट ऑप्शंस को। रायगढ़ का जो है, रायगढ़ का किला तो आपका, इस रायगढ़ का किला तो आप जानते ही होंगे मेरे प्यारे बच्चे। रायगढ़ का किला जो है वो कौन सा था? वीर शिवाजी का। इसका मतलब ये किला जो है ये कहाँ पर है? मेरे प्यारे बच्चे, ये किला जो है ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है, शिवाजी, शिवाजी की राजधानी, मराठों की राजधानी क्या था? मराठों की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, महाराष्ट्र थी। तो शिवाजी इसी किले में रहते थे। शिवाजी या मराठा, इसका संबंध किससे था? मराठा वंश से। ठीक है, उसके बाद में याद रखना नीमराना। मेरे प्यारे बच्चे, नीमराना का जो किला है ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के लोग अच्छे से जानते होंगे इसको। राजस्थान, यानी कि इसका संबंध अलवर से है। और मेरे प्यारे बच्चे, राजस्थान में एक डायनेस्टी आती है, चौहान वंश। कौन सी? चौहान वंश आता है। ठीक है, चौहान वंश आता है। ठीक है, जिसकी स्थापना इस्पातलक से अजमेर से थी। जब मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर रहे होंगे पन्हाला, तो पन्हाला का किला भी जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे? महाराष्ट्र में है। उम्मीद है आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदारा, कब लड़ा गया? मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन दे रखा है 1759, 1772, 1764, 1760। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है यानी कि वेदारा का युद्ध जो है, क्या? वेदारा का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस, यानी कि अंग्रेज वर्सेस डचों के बीच हुआ। ठीक है, डच कौन? डचों के बीच में जो है एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? वेदारा का युद्ध। डचों का साथ, क्या? डचों के साथ में हमारे जो है बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम जो है किसका साथ दे रहा था? डचों का साथ दे रहा था।
इसी समय मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहानी से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बंगाल में इस समय यानी कि 1759 के टाइम की बात है, ठीक है। डचों का शासन इस साइड था, यानी कि पश्चिमी तट पर था, और बंगाल पर प्रभुत्व किसका जम रहा था? अंग्रेजों का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव कहाँ पर था? ब्रिटेन का प्रभाव कहाँ पर था? बंगाल में। इसी प्रभाव को तोड़ने के लिए मीर कासिम के साथ, यानी कि बंगाल का नवाब कौन था इस समय? इस समय मेरे प्यारे बच्चे, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। तो मीर कासिम के साथ मिलकर डचों ने जो है अंग्रेजों के साथ कौन सा युद्ध किया? वेदारा का युद्ध किया, 1759। और मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है डच हार गए। इसका मतलब डचों की शासन व्यवस्था भारत से क्या हो गई? खत्म हो गई। डचों की शासन व्यवस्था भारत से क्या हो गई? खत्म हो गई। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, वेदारा का युद्ध के साथ, वेदारा का युद्ध कब लड़ा गया? 1759। किस किस के बीच में लड़ा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन और डचों के साथ, ब्रिटेन और डचों में। यहाँ पर बंगाल के नवाब कौन था इस समय? मीर कासिम था, और उसने क्या दिया? साथ दिया। किसका? डचों का साथ दिया। और इसी के साथ जो है भारत में डचों का प्रभाव क्या हो गया? खत्म हो गया, और डच यहाँ से भग गए। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए 1759, 1759 इसका राइट आंसर होगा। आप याद रखना, वेदारा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही इजी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? तो याद रखना, 31 दिसंबर, क्या? 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई थी? स्थापना हुई थी ब्रिटेन में। और उसे जो है एलिजाबेथ महारानी, क्या? महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, क्या? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसको क्या दे दिया था? इसको जो है लाइसेंस दे दिया था। क्या दे दिया था? लाइसेंस, कि आप जो है पूर्व के साथ, ठीक है, पूर्व के साथ क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। पूर्व के साथ क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। उसके लाइसेंस देने के बाद में, यानी कि 1603 में, मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, 1603 कब? 1603 में ये कहाँ पर आता है? भारत, ठीक है, भारत। यानी कि याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आ रही है? 1603 में भारत में प्रवेश। 1603 में कहाँ पर प्रवेश ले लिया इसने? भारत में प्रवेश हो गया। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे 1613 की, 1613 की, तो जो है साहब सूरत में अंग्रेजों ने, कहाँ पर? सूरत में अंग्रेजों ने पहला, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले कारखाना स्थापित कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, 1613 में ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना पहला कारखाना क्या कर लिया मेरे प्यारे बच्चे? स्थापित कर लिया। कहाँ कर लिया? सूरत में। तो याद रखना, कहाँ पर किया? सूरत में, गुजरात, सूरत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में कौन सी नदी के तट पर हुई? मेरे प्यारे बच्चे, सीधी सी बात है, कलकत्ता में होगा। कहाँ पर होगा? कलकत्ता में, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने शासन स्थापित कहाँ किया? बंगाल में किया। कहाँ किया? बंगाल में किया। तो अब यहाँ की नदी है कलकत्ता में, यमुना हो नहीं सकती, गंगा हो नहीं सकती, सोन हो नहीं सकती, तो कौन सी नदी मेरे प्यारे बच्चे? हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैसूर के टाइगर भाई साहब, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मैसूर में शासन, क्या? मैसूर जो है दक्षिण भारत में, जब अंग्रेजों के समय, क्या? अंग्रेजों के समय की बात कर रहा हूँ, और अंग्रेजों के समय में दक्षिण भारत में, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र था, इसमें यहाँ पर शासन किसका? यहाँ पर ये मैसूर था। क्या था यहाँ पर? मैसूर था। और मैसूर में शासन था हैदर अली का। किसका मेरे प्यारे बच्चे? किसका शासन था? हैदर अली का। और हैदर अली का एक बहुत अच्छा बेटा था, हैदर अली का एक पुत्र था। ठीक है, वैसे तो कई पुत्र होंगे, परंतु जो सबसे अच्छा पुत्र, सबसे जाबाज पुत्र था, वो था मेरे प्यारे बच्चे, कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था मेरे प्यारे बच्चे? टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान जो है, इसको क्या बोलते हैं? मैसूर का टाइगर बोलते हैं। क्यों मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि इसने अंग्रेजों के साथ, किनके साथ में? अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े। और हम जब बात कर रहे होंगे
थोड़ी क्लास हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब हम बात कर रहे होंगे कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ऐसे करते करते दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मेरे प्यारे बच्चे चौथा आंग्ल मैसूर में जाते जाते टीपू सुल्तान की ये युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। परंतु जो है टीपू सुल्तान के साथ लगातार जो है, चाहे वो मराठा हो, क्या चाहे वो मराठा हो, ठीक है, मराठा निजाम, हैदराबाद का शासक निजाम, ये सारे के सारे शासक जो है इनके साथ क्या हो रहा था, बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा था। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान निम्न में से विकल्पों में उनकी राजधानी क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चे मैसूर की बात करें, मैंगलोर की बात करें, ये टीपू सुल्तान के समय यानी कि मैसूर के प्रमुख शहर थे, परंतु राजधानी टीपू सुल्तान की कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। और मेरे प्यारे बच्चे ये याद रखना कि जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो जो भाई साहब उस समय टीपू सुल्तान हार गया था और अंग्रेजों ने एक संधि की थी, कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इसके साथ पूरे मैसूर मैसूर डायनेस्टी, मैसूर को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और वो किस में मिल गया था? अंग्रेजों में। तो श्रीरंगपट्टनम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन है सीताराम अल्लूरी सीताराम राजू। भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी है, इसको मामूली मत समझना। अल्लूरी सीताराम, क्या अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, नाम से ही लग रहा होगा कि नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आलू होगा, कोई गोलू मोलू होगा, परंतु ऐसा नहीं है। ध्यान देना, किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, किसके थे ये? आंध्र प्रदेश के थे। किसके थे ये? आंध्र प्रदेश के थे। ऐसे आदिवासी नेता थे ये। इन्होंने अंग्रेजों को क्या कर दिया था? अंग्रेजों को भी जो है भाई साहब चैलेंज कर दिया था। और एक इन्होंने जो एक आंदोलन चलाया था, मोपला आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था मेरे प्यारे बच्चे? मोपला आंदोलन चलाया था। और मोपला आंदोलन का संबंध, या इसे बोलते हैं रामोसी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? रामोसी आंदोलन जो भी है, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध भी जो था वो था अल्लूरी सीताराम राजू से। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौटे थे? ठीक है, महात्मा गांधी ने लगभग लगभग 21 वर्ष जो है वो कहाँ बिताए थे? ठीक है, अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, ये भारत में कब आ रहे हैं? भारत में ये आ रहे हैं 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी कहाँ पर आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चे 9 जनवरी इसलिए याद रखना आप कि प्रवासी दिवस, ठीक है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी भारत में आए थे। कहाँ से? अफ्रीका जाके, यानी कि एक प्रवासी के रूप में। किस रूप में आए थे? कि सर एक प्रवासी के रूप में भारत आए थे और इस दिन हमने क्या मनाना शुरू कर दिया? प्रवासी दिवस। तो आप ये पॉइंट भाई साहब याद रख लेना, दिमाग से ये पॉइंट निकलना नहीं चाहिए। क्या नहीं निकलना चाहिए? कि प्रवासी दिवस जो है वो कहाँ? प्रवासी दिवस, ठीक है, कब? 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इसके आगे क्या हुआ कि जैसे ही ये भारत में आए तो गांधी जी भाई साहब सर्वप्रथम यानी कि सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? अफ्रीका में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग, क्या सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? ठीक है, यानी कि फर्स्ट सत्याग्रह का प्रयोग जो है गांधी जी ने कहाँ किया था? अफ्रीका में। कौन से महाद्वीप में किया था? अफ्रीका महाद्वीप में किया था, या बोले तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया। आते ही गांधी जी जैसे ही आते हैं भाई साहब इनको दिखने लग जाता है कि आइए हम तो भारत में आ गए अब तो, और एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की कगार पर थे। इतने में तो भाई साहब इनके राजनीतिक गुरु, गांधी जी के कौन से गुरु? राजनीतिक गुरु, ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा कि बापू ऐसे कर अभी क्या, कि 1 वर्ष तक भारत में घूम। 1 वर्ष तक इन्होंने सलाह दी भारत को जानने की, भारत को जानने की। चूंकि ये गुरु थे गांधी जी के, तो इन्होंने गुरु की, ठीक है, गुरु की भावनाएं समझी और उनका क्या किया, सम्मान। कुल मिलाकर 1915 1916 में वो क्या किए, भारत में घूमे। और भाई साहब गांधी जी को पहला आंदोलन मिला 1917। कब मिला? 1917। ठीक है, ये आंदोलन था चंपारण, क्या, चंपारण, चंपारण किसान आंदोलन। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, यहां से अंग्रेजों के लिए, यानी कि 1917 से अंग्रेजों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। 17 से क्या याद रखोगे, खतरा। और पहला खतरा कहां आया, चंपारण किसान आंदोलन, यानी कि गांधी जी ने पहला आंदोलन कहां किया, चंपारण। ठीक है, नील विद्रोह, यानी कि नील उत्पादक किसानों के पक्ष में किया था। किसके पक्ष में किया था, नील उत्पादक किसानों के पक्ष में किया था। कहां है चंपारण मेरे प्यारे बच्चे, यह है बिहार में। कहां पर है, बिहार में। तो मैं आपको डेट याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। 1915 में भारत आए और गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा कि भाई साहब 1 साल तक रेस्ट कर ले, भारत में घूम ले। ठीक है, तो ये 1 साल घूम गए, तो 1916 तो इनके क्या हो गया, रेस्ट हो गया। 1917 में 17 आते ही अंग्रेजों के लिए क्या आ गया, खतरा आ गया। तो 1917 में इन्होंने पहला आंदोलन कौन सा, चंपारण किसान आंदोलन। और 1917 आएगा तो मेरे प्यारे बच्चे 1918 आएगा कि नहीं आएगा, कि हाँ सर 18 भी आएगा। और 18 में इन्होंने 2 आंदोलन किया। एक तो खेड़ा, खेड़ा कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, गुजरात में। एक आंदोलन इन्होंने किया गुजरात में, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे कहां पर किया, अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद भी कहां पर है, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। अहमदाबाद में मील मजदूरों के लिए, जो मील में, कपड़े की मील में जो काम करते थे, उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए, यानी कि उनको वेतन वगैरह अच्छा मिले, कार्य की दशाएं अच्छी हो, ठीक है, उसके लिए अहमदाबाद मील, मील आंदोलन इन्होंने किया। कब किया, 1918। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 1919, क्या, 1919 की बात कर रहा हूं। 1919 में जो है रोलेक्ट एक्ट आया। क्या आया मेरे प्यारे बच्चे, रोलेक्ट एक्ट आया। और रोलेक्ट एक्ट जैसे आया तो भारत में एक शुरू हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ। और इसी समय एक शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हो रहा है, खिलाफत आंदोलन शुरू हो रहा है। ठीक है, कौन सा, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के जस्ट बाद में जो है गांधी जी ने, ठीक है, तो यानी कि 1919 में गांधी जी का कौन सा आंदोलन याद रखोगे, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद में आंदोलन शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे 1920 1920 में। कौन सा, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। कौन सा, असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे उसके बाद में आप याद रखना, उसके बाद में, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं ये गांधी जी के बड़े आंदोलन थे। तो 1915 में आते ही क्या, 1915 में जैसे ही गांधी जी आ रहे हैं, तो आने के बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। 1916 वैसे चला गया। 17 में पहला आंदोलन चंपारण किसान आंदोलन। 1918 में 2 आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आ गया। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में भारत में एक तरफ तो क्या हो रहा है, अब 13 अप्रैल 1919 को भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है। और उसके साथ में जो है भाई साहब क्या हो रहा है, यहाँ पर भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, खिलाफत आंदोलन। और 1920 में जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन। क्या शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है 1928 और 1930, जब 1928 की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर जो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएगा, 1915। क्या हो जाएगा, 1915 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जलियांवाला बाग नरसंहार ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, ठीक है, आपको पता है गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के जो है उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसी समय जो है अंग्रेजों ने जो है क्या, अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी थी नाइटहुड, यानी कि सर की उपाधि। किसकी उपाधि, सर की उपाधि दी थी। तो इस उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं अपन, आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। राष्ट्र गोफ्तार
नामक समाचार पत्र किसके द्वारा यानी कि कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार संदेश के लिए प्रचार किया गया? ऑप्शन नंबर है मेरे प्यारे बच्चे हिंदू, मुस्लिम, पारसी या सिख। मेरे प्यारे बच्चे जब हिंदुओं के सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो या राजा राम मोहन राय की बात हो, इन्होंने जो है संवाद कौमुदी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदुओं में सुधार किया। मुस्लिमों के लिए बात हो क्या, किसके लिए, मुस्लिमों के लिए बात हो तो देवबंद आंदोलन, क्या देवबंद आंदोलन की बात होती है। और जब पारसी समुदाय की बात होती है तो मेरे प्यारे बच्चे दादाभाई नेरोजी, क्या दादाभाई नेरोजी ने जो है किसने, दादाभाई नेरोजी ने जो है राष्ट्र गोपतार, क्या राष्ट्र गोपतार, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्र गोपतार नामक समाचार पत्र, ठीक है, ये किसका था, ये दादा भाई नौरोजी, किसका था मेरे प्यारे बच्चे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जो है, ठीक है, इन्होंने ये समाचार पत्र चलाया था किसके लिए, पारसी धर्म में सुधार के लिए, किसने, पारसी धर्म में सुधार के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चे उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। पूरी क्लास लेना, इससे पहले की सारी क्लास लेना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।